गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपके एग्रीकल्चर में खरपतवारों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे। तो इससे पहले हमने जो वर्गीकरण पढ़ा था वो था फसल खरपतवार संबंध के आधार पर वर्गीकरण। अब अगला जो वर्गीकरण है इसमें वह है पत्तियों की बनावट के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू लीफ स्ट्रक्चर। अब इसमें पत्तियों की बनावट के आधार पर खरपतवारों को दो भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहले चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, ब्रॉड लीव्ड वीड्स। तो इन खरपतवारों की जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी होती हैं। जैसे आपके बथुआ है, कृष्णनील है, हिरणखुरी है, बायसुरी, मकोय मैंने आपको कल दिखाया था, जंगली चोला है, लहसुआ आदि। अब मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता ये है कि जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं वे सभी खरपतवार द्विबीजपत्री खरपतवार भी होते हैं। समझ गया? इसके बाद दूसरी जो विशेषता है कि इनमें विस्तृत सिरा विन्यास पाया जाता है। ऐसे समझिए ये चौड़ाई की लीफ है, इसमें आपके मुख्य सिरा से ये पार्श्व पर सिराएं निकल रही है ना। तो ये है आपके विस्तृत सिरा विन्यास। ये बायसुरी की लीफ है, चौड़ी है। ये आपके हिरणखुरी की लीफ है, ये आपके बथुआ की लीफ है। तो पहला है आपके चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और सेकंड है आपके संकरी पत्ती वाले खरपतवार, नैरो लीव्ड वीड्स। अब इन खरपतवारों की जो पत्तियां होती हैं वो संकरी होती है, यानी चौड़ाई में कम होती है। और ये सभी खरपतवार जो होते हैं वो एक बीजपत्री खरपतवार होते हैं और इनमें एकांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। अब देखिए आप मोथा, दूब घास, कांस, गेहूं, जंगली जई आदि। गेहूंसा की लीफ, इसमें एकांतर सिरा विन्यास, यानी कि कोई भी पार्श्व सिरा इसमें से नहीं निकल रही है। जो आपके मुख्य सिरा है, मुख्य सिरा के पास से ही मेन जो उसका बिंदु है उस बिंदु के पास से बाकी जो सिरा है वो एकांतर है इसके साथ साथ। ये देखिए आप मोथा और ये दूब घास। अब दूब घास में देखिए ये आपकी मुख्य सिरा, इसके बाद मुख्य सिरा के पास से इसकी एकांतर सिरा है। इसके बाद अगला जो वर्गीकरण है वह है मृदा व जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। तो मृदा व जलवायु के आधार पर जब हम खरपतवारों को वर्गीकृत करते हैं तो इन्हें भी 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले है जलमग्न भूमियों के खरपतवार, वीड्स ऑफ वाटरलॉग्ड सोइल्स, यानी ऐसे खरपतवार जो ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर अधिकतर समय पानी भरा हुआ रहता है, जैसे नहरों में, नदियों में या निचले क्षेत्र जहां पर पानी भरा रहता है, खेतों में, है ना। तो इसके अंतर्गत है आपके जलकुंभी, जंगली धान। ये देखिए कोई फार्म इलाका है, यानी कोई खेत है, अब ये पूरा वाटर लॉक्ड है और इसमें ये आपके वीड्स हैं। तो ऐसे जो वीड्स हैं आपके, इन सब वीड्स को क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं? वाटर लॉक वीड्स या जलमग्न भूमि के खरपतवार। इसके बाद सेकंड जो है इसमें मृदा जलवायु के आधार पर शुष्क क्षेत्र के खरपतवार, ड्राईलैंड वीड्स
ये वीड्स जो हैं ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर जल की भारी कमी होती है, जैसे कि रेगिस्तान। अब इनमें भी विशेषताएं इन खरपतवारों की। इन खरपतवारों को जो विशेषता है वो इस प्रकार है कि इनकी जड़ें गहरी होती है। जड़ें क्यों गहरी होती है? क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर जल की कमी होती है। तो जो जल का अवशोषण इनको करना होता है वो बहुत गहराई से करना होता है, इसलिए इनकी जड़ें अधिक गहरी होती हैं। पत्तियां इन पर कम होती है। पत्तियां अगर अधिक होंगी तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, और वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो ज्यादा जल की आवश्यकता होगी, परंतु जहां पर ये पाई जाती है वहां पर जल नहीं होता, बहुत कम होता है, इसलिए इन पर पत्तियां भी कम होती है, तथा जो भी पत्तियां होती है वो मोटी होती है। इनके तने पर कांटे पाए जाते हैं। तो इसमें जो उदाहरण है खरपतवारों के, सबसे पहले झरबेरी या झाड़ी बेर, नागफनी, जवासा, बायसुरी आदि। तो ये देखिए आप, झरबेरी की पत्तियां इस तरीके से होती है, ये आपके नागफनी और ये आपके जवासा, इसको डंडातोड़ भी बोला जाता है। इसके बाद इसी में कृषि क्षेत्र के खरपतवार, वीड्स ऑफ कल्टीवेटेड लैंड। तो इस वर्ग में वह सभी खरपतवार आते हैं जो कृषि क्षेत्र में उगकर मुख्य फसल की उपज को कम करते हैं, चाहे वो रबी के खरपतवार हो, आपके खरीफ के खरपतवार हो, एक वर्षीय हो, द्विवर्षीय हो, बहुवर्षीय हो। तो इसमें है आपके प्याजी, बथुआ, कृष्णनील, मकोई, हिरणखुरी, जंगली जई और गेहूं से। इसके बाद इसी में अकृषित क्षेत्र के खरपतवार, वीड्स ऑफ नॉन एग्रीकल्चर लैंड, यानी ऐसे क्षेत्रों में पाए जाने वाले खरपतवार जहां पर कृषि कार्य नहीं किए जाते हों, जैसे कि आपके सड़कों के किनारे, रेल लाइन के किनारे, या किसी गोदाम के आसपास, या औद्योगिक क्षेत्र के आसपास, या किसी बंजर भूमि में पाए जाने वाले। तो यहाँ पर जो खरपतवार जो पाए जाते हैं वो सभी तरह के खरपतवार पाए जाएंगे। एक वर्षीय भी पाए जाएंगे, द्विवर्षीय भी पाए जाएंगे, बहुवर्षीय भी पाए जाएंगे। जैसे लैंटाना कैमेरा, ये बहुवर्षीय खरपतवार है, काष्ठीय खरपतवार लैंटाना अमेरिकाना। इसके साथ साथ गाजर घास है, कांस है, अकेशिया टेट्राफोलिया, इसको हम पवाड़ भी कहते हैं, ये भी यहाँ पर पाया जाता है। ये केवल आपके खरीफ का खरपतवार है, वर्षा ऋतु में उगेगा और शरद ऋतु में ये अपनी मैच्योरिटी पूर्ण कर लेता है। इसके बाद जो वर्गीकरण है वो है प्रजनन विधियों के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड्स। तो खरपतवारों का इस आधार पर 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले वे खरपतवार जो केवल बीज से उत्पन्न होते हैं, या बीज से उत्पन्न होने वाले खरपतवार। इन खरपतवारों का प्रजनन केवल बीजों के द्वारा ही होता है, इसके अलावा और इनकी किसी भी वानस्पतिक भाग से इनका प्रजनन नहीं होता। जैसे प्याजी है, कृष्णनील है, सत्यानाशी है, गेहूंसा है, जंगली जई है, लेसुआ आदि। इसके बाद है इसी में प्रजनन विधियों के आधार पर वानस्पतिक भाग से उत्पन्न होने वाले खरपतवार, यानी कि ऐसे खरपतवार जो बीजों से उत्पन्न नहीं होते, केवल उनके वानस्पतिक भाग जैसे कि राइजोम या भूमिगत तने, बल्ब, कंद, प्रकंद आदि से उत्पन्न होते हैं, जैसे साइप्रस रोटेंडस। इसके बाद इसी में सी नंबर या 3rd नंबर जो है, बीज व वानस्पतिक भागों से उत्पन्न होने वाले खरपतवार, यानी ऐसे खरपतवार जो दोनों से उत्पन्न होते हैं, बीज से भी और वानस्पतिक भाग से भी। तो ये खरपतवार जो है बीज व वानस्पतिक भाग दोनों से उत्पन्न होते हैं। इसमें आपके कांस है, डाब है आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर खरपतवारों का जो वर्गीकरण है
वो खत्म हो चुका है। इसके बाद अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वीड्स के अंतर्गत, वह है खरपतवारों से हानियां। अब खरपतवारों से क्या क्या हानियां हैं? तो सबसे पहली हानि तो ये कि खरपतवार जो है वो मुख्य फसल की उपज में 30 to 30 से 35% तक की हानि पहुंचाते हैं, जो कीट रोगों व भंडारण के बाद चूहों आदि से भी अधिक होती है। यानी भंडारण करने के बाद भी चूहे जो होते हैं या इंसेक्ट जो होते हैं या कीट जो होते हैं वो इतनी हानि नहीं पहुंचाते मुख्य फसल की उपज में जितनी हानि खरपतवारों से पहुंचती है। तो इनकी हानियां जो है निम्न है। तो खरपतवारों से होने वाली हानियां, तो खरपतवारों से होने वाली जो हानियां हैं, सबसे पहले हानि है फसल उत्पादन पर प्रभाव। दूसरी है फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी। पशुधन उत्पादों की मात्रा व गुणवत्ता में कमी। 4th नंबर है मृदा नमी में कमी। 5th है भूमि के मूल्य में कमी। 6 खरपतवार कीट व रोगों को आश्रय देना। 7 कृषि यंत्रों, मशीनों व पशुओं की क्षमता में कमी। 8 सिंचाई जल की हानि। 9 खरपतवार मनुष्यों के लिए हानिकारक होती है। 10 पशुओं के लिए घातक। 11 किसान के जीवन स्तर पर प्रभाव। 12 अन्य हानियां। तो अब इनका हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहली जो हानि है फसल उत्पादन पर प्रभाव। तो खरपतवार फसल प्रतियोगिता में खरपतवार फसलों की अपेक्षा अधिक प्रकाश, जल, पोषक तत्व ग्रहण करके मुख्य फसल की उपज में भारी कमी करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी फसल में अगर खरपतवार उपस्थित हैं तो वो खरपतवार जो है आपके मुख्य फसल के साथ साथ कंपटीशन करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। प्रतियोगिता किससे करेंगे? प्रतियोगिता पोषक पदार्थों के लिए करेंगे, नमी के लिए करेंगे, स्थान के लिए करेंगे और प्रकाश के लिए करेंगे। अर्थात जो पोषक तत्व, जो जल, जो स्थान और जो प्रकाश मुख्य फसल के लिए है, खरपतवार इन सभी में अपनी भागीदारी उपस्थित करता है या अपनी भागीदारी दर्ज करता है। जैसे यहां समझिए आप, ये वीड्स है, ये क्रॉप है। अब इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट उपस्थित हैं और मॉइस्चर भी उपस्थित हैं, परंतु खरपतवार भी मुख्य फसल के साथ साथ है। तो जो न्यूट्रिएंट और मॉइस्चर मुख्य फसल के लिए है ना, उनको खरपतवार अवशोषित करेगा। अब अवशोषित करने का कार्यक्रम क्या होता है? अवशोषित करने का कार्यक्रम ये होता है कि खरपतवार जो है मुख्य फसल की अपेक्षा इन सब चीजों का, लाइट का, न्यूट्रिएंट का, मॉइस्चर का हाई अपटेक करता है, यानी ज्यादा मात्रा में अवशोषण करता है। और मुख्य फसल या क्रॉप जो है वो लो अपटेक करती है, यानी कम अवशोषण करती है। यहीं पर प्रतियोगिता है ना। और जब ये कम अवशोषण करेगी तो प्रोडक्शन भी क्या होगा? लो प्रोडक्शन होगा। और खरपतवार जो ज्यादा मात्रा में अवशोषित कर रहा है उसका यहाँ पर कोई उपयोग नहीं है, उसकी वैल्यू 0 है। तो सबसे पहले कि फसल उत्पादन पर प्रभाव। सेकंड है आपके फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी। तो कभी कभी क्या होता है, खरपतवार मुख्य फसल की उपज में कमी ही नहीं करते, यानी मुख्य फसल की उपज को ही नहीं गिराते, उस मुख्य फसल की उपज की गुणवत्ता में भी कमी कर देते हैं। यानी इसकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को पूर्ण रूप से बदल देते हैं या पूर्ण रूप से उसको
नष्ट कर देते हैं। तो जिससे क्या होगा, उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए कि सरसों के फसल में सत्यानाशी खरपतवार उपस्थित है। तो जब पोस्ट हार्वेस्टिंग क्रियाएं की जाएंगी उस समय सरसों के साथ साथ आपके सत्यानाशी के जो बीज हैं वो भी सरसों के बीजों के साथ मिलेंगे, है ना। अब सत्यानाशी के बीज क्या नुकसान पहुंचाएंगे? सत्यानाशी के बीज जो नुकसान पहुंचाते हैं वो क्या होता है कि सत्यानाशी के बीज मुख्य फसल में मिक्सड हो जाएंगे और मुख्य फसल में जब वो मिश्रित होंगे, है ना, तो वो टॉक्सिक इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्रॉप है सरसों की, बीड आपके पास क्या है? सत्यानाशी, दोनों के सीड हैं। अब दोनों के सीड क्या हो गए? मिक्स हो गए। और ये मिक्स सीड जो है किसके? सत्यानाशी के। ये टॉक्सिक इफेक्ट उत्पन्न करते हैं मनुष्य के ऊपर, टॉक्सिक इफेक्ट इन ह्यूमन। उसके कारण क्या होता है? उसके कारण मनुष्य में ड्रॉप्सी रोग उत्पन्न होता है। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। नंबर 3 है आपके पशुधन उत्पादों की मात्रा व गुणवत्ता में कमी। अब इसमें क्या है कि जैसे आपके जंगली प्याजी है या जंगली लहसुन, इसको हम जंगली लहसुन भी कहते हैं, कि कभी कभी जब जंगली प्याजी या जंगली लहसुन पशुओं के द्वारा चर लिया जाता है या खा लिया जाता है तो पशुओं के दूध में दुर्गंध आती है और पशुओं के जो मिल्क प्रोडक्ट हैं, घी, पनीर, मक्खन आदि में भी वही दुर्गंध उपस्थित होती है। तो जिससे क्या हो जाता है? जिससे पशुओं के जो प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो मिल्क प्रोडक्ट हैं, उनकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। यह आपके बीड है जंगली प्याजी। अब इसकी ग्रेजिंग हो रही है बाय लाइव स्टॉक के द्वारा, यानी पशु इसको चर रहा है और चढ़ने के बाद क्या होगा? ये जो प्याजी है ये इफेक्टेड करेगी मिल्क प्रोडक्ट को, है ना। नंबर 4 है आपके मृदा नमी में कमी। अब खरपतवार क्या करते हैं? मृदा नमी की मात्रा को अवशोषित करते हैं और उस मृदा नमी की मात्रा को अवशोषित करके मृदा में नमी की मात्रा को कम कर देते हैं, जिससे मुख्य फसल में जल की कमी हो जाती है और हमें फिर बार बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। किसके लिए? मुख्य फसल के लिए। नेक्स्ट है यहां पर आपके भूमि के मूल्य में कमी। अब खरपतवार क्या करते हैं? खरपतवार जो है मृदा की उत्पादकता में कमी करते हैं, यानी मृदा की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कमी कर देते हैं और प्रोडक्टिविटी में कमी होने के साथ साथ मृदा का जो उपजाऊपन है, फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। जब मृदा की फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो ऐसी मृदा में किसी भी फसल की जो उपज है वो एक तो कम होगी और उस उपज की गुणवत्ता भी बहुत ही निम्न होगी। यहां देखिए आप, ये कोई फार्म है या खेत है, ये वीड से प्रभावित है। अब इसमें हमने क्या है? क्रॉप भी लगाई है, फसल हमारे पास है इसी में। अब ये वीड क्या कर रही है? वीड इस फार्म की जो मृदा है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर रही है, यानी उसकी उत्पादकता को कम कर रही है। उत्पादकता जब कम होगी तो उसके साथ साथ इस मृदा की फर्टिलिटी, यानी फर्टिलिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। उपजाऊपन भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा या कम हो जाएगा। अब जब उपजाऊपन कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो उस समय क्या होगा? लो प्रोडक्शन होगा। किसका? क्रॉप का, है ना। यानी उसकी जो यील्ड होगी वो लो प्रोडक्शन की होगी, बहुत कम वहां पर उपज निकलेगी। उसके साथ साथ पुअर क्वालिटी होगी, यानी उसकी जो उपज की गुणवत्ता है वो भी निम्न होगी और इस तरीके से उस फसल की उपज का मार्केट वैल्यू भी लो होगा, यानी निम्न मार्केट मूल्य होगा, उसका बाजार मूल्य क्या होगा? बहुत ही कम होगा। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? वीड्स की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास खरपतवार कीट व रोगों को शरण देता है। कोई भी जो खरपतवार होते हैं वो कीटों को और रोगों के जो वाहक होते हैं उनको अपने ऊपर आश्रय देते हैं।
अपने ऊपर आने देते हैं। अब उन कीटों का और उन रोग के वाहक का खरपतवार के ऊपर कोई असर नहीं होता, परंतु वह खरपतवार जिस फसल के खेत में है तो वो फसल जो है उन रोगों से और कीटों से इफेक्टेड हो जाती है, यानी कि प्रभावित हो जाती है। यहाँ समझिए, ये आपके वीड है, ये पूरा फार्म इलाका है, खेत है, यहाँ पर ये इसमें क्रॉप है और ये वीड है। अब इंसेक्ट ने और वेक्टर यानी कि रोग के जो वाहक है उन्होंने फसल पर आक्रमण नहीं किया है फर्स्ट टाइम। वो किस पर है? वो वीड के ऊपर है, परंतु वीड उनसे क्या है? अनइफेक्टेड है, वीड पर उनका कोई प्रभाव नहीं है। तो अब ये वीड से कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं? मुख्य फसल पर। अब जब ये मुख्य फसल पर ट्रांसफर हो जाते हैं तो यहाँ क्या करेंगे? मुख्य फसल पर ये हानि पहुंचाएंगे, रोग उत्पन्न करेंगे और इसकी उपज में कमी लाएंगे। तो ये यहां से ट्रांसफर हो गए, ट्रांसफर टू क्रॉप प्लांट, और वहां पर इन्होंने रोग उत्पन्न किए और मुख्य फसल की उपज में कमी यहां पर इन्होंने कर दी। इस प्रकार खरपतवार जो है कीट व रोगों को आश्रय देते हैं और मुख्य फसल की उपज को कम करते हैं। इसके बाद की जो हानियां हैं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।